ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने पाक पर किया 6-7 मई 2025 की दरमियानी रात में, उससे पाकिस्तान पूरी तरीके से अस्त व्यस्त और पस्त हो चुका है। और ये बहुत बड़ा मौका है भारत के पास कि वो अपना पूरा हिसाब किताब बराबर करे, पूरा बदला ले। खास तौर से POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पाक अधिकृत कश्मीर है, जो भारत का हिस्सा है प्रमाणिक तौर से, उसे वापस ले ले और पूरी दुनिया को अपनी औकात बता दे। और पूरी दुनिया ऑपरेशन सिंदूर की घटना को देख करके समझ गई कि भारत कितनी बड़ी ताकत है और आतंकवाद के मुकाबले पर उसे अपने देश में हो रहे आतंकवाद को खत्म करने का पूरा अधिकार है। एक बढ़िया मौका भारत के पास। हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करेंगे और अभी की हालातों को लेकर एक आम नागरिक यानी मैं और आप, उनकी भी बात करेंगे कि हमें किस तरीके से रहना है, क्योंकि आने वाले हफ्ते बहुत ही संवेदनशील रहेंगे। कुछ भी हो सकता है। जब तक ये वीडियो आप देखना शुरू करें, हो सकता है लाहौर में भारत हमला कर दे, या पता चले 1-2 हफ्ते बाद तक, जब तक ये वीडियो वायरल हो, कि पाकिस्तान पर भारत का कब्जा है। कुछ भी हो सकता है। पूरी क्षमता है भारत के पास। और भारत का पूरा जो सपना है, ये लगातार पिछले कई वर्षों से आतंकवाद को पनाह देने वाला ये जो अड्डा बना है, इस पाकिस्तान का कब्रिस्तान बना दिया जाए और हरे रंग का जो नक्शा है ये दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाए। यानी पाकिस्तान अब इतिहास के पन्ने पर खोजने में मिले, ऐसी दशा उनकी होनी चाहिए। जिस तरीके से वहाँ के माहौल होते हैं, यही नहीं केवल भारत के लिए पाकिस्तान ऐसा करता है, बाकी लंदन में भी वो अटैक करवाता है। इनके जो टेररिस्ट हैं और ये जो आतंकवाद को पनाह देते हैं, यहाँ के जो फैक्ट्री से निकले आतंकवादी हैं, बाकी दुनिया के बड़े शहरों में भी अटैक करते हैं। जैसे कि आपने देखा 9/11 में जब ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था, और ओसामा बिन लादेन को भी पनाह देने वाला पाकिस्तान है। पाकिस्तान के एबटाबाद में घुस करके जब अमेरिका ने इंसाफ किया था, तो पता चला दुनिया को कि पाकिस्तान कितना बड़ा गुनहगार है। ये पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान है। तो आज एक बड़ा मौका है भारत के पास। बहुत जल्द ये समाचार सुनने को मिल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार और तीनों अंगों के सेना प्रमुख इन चीज़ों पर हम समझते हैं लगातार बात कर रहे होंगे, क्योंकि वो बाज नहीं आते। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाक को और पूरी दुनिया को एक स्पष्ट संदेश दिया कि जो भी हमारे रास्ते में आएगा और हमें परेशान करेगा, उसका खात्मा कुछ इस तरीके से किया जाएगा। ये भी मैसेज दिया कि हम पाकिस्तानी आर्मी और सिविलियन को नहीं मार रहे हैं। जहां आतंकवादी ठिकाने हैं, उनके अड्डे हैं, वहीं पर ऐसा एकदम सटीक निशाने के साथ पिन टारगेटेड हमला किया कि जैश मोहम्मद के गढ़ और मसूद अजहर का किला ढहा दिया गया। मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं मसूद अजहर भारत के लिए। कितने सारे हमले उन्होंने कराया है। कंधार में जो हाईजैक किया था उसका ही नाम है। यहाँ जो मुंबई के अंदर हमला करवाया उसका ही नाम है। पुलवामा हमले में भी वही मास्टरमाइंड रहा है। तो इस बार मोदी साहब ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि पूरी दुनिया हैरान है देख करके कि क्या गजब का कार्रवाई हुई है। और सारे देश, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष, सबको मालूम है कि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए किस तरीके से खतरनाक है। और आतंकवादियों का ये अड्डा पाकिस्तान पिछले कई सालों से इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। वहीं पर लश्कर तैयबा के जो क्वार्टर हैं, यानी फैक्ट्री अड्डा है आतंकवादियों को इजाद करने का, ट्रेनिंग देने का, वहाँ पर हर तरीके से प्रशिक्षित कर भारत के शहरों में, इलाकों में भेज करके यहाँ पर खून खराबा करने का, उसके भी जो आका हैं हाफिज सईद, ऐसे 9 आतंकी ठिकानों पर जब पूरा पाकिस्तान सो रहा था, भारत ने ऐसी तबाही मचाई कि वहाँ पर सब नेस्तनाबूद हो गया। और एक बड़ा मैसेज दिया कि यदि पाकिस्तान अभी भी नहीं सुधरा तो फिर हम कुछ ऐसा करेंगे कि पूरा पाकिस्तान नक्शे से खत्म हो जाएगा। 22 अप्रैल 2025 का वो दिन रहा है जब कश्मीर के पहलगाम में
देश के यानी भारत के लोग जहां टूरिस्ट के तौर पर, सैलानियों के तौर पर छुट्टियां मनाने, घूमने, वादियों को देखने समझने गए थे, वहां पर पाक प्रशिक्षित आतंकवादी यानी पाकिस्तानी आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके, चुन चुन करके मर्दों को मारा और उनकी बीवियों को छोड़ दिया कि हम मार रहे हैं, तुम जा करके देश के अपने प्रधानमंत्री मोदी को बताओ। और फिर उन बेवाओं का, जिनके मांग के सिंदूर मिटा दिया उन आतंकवादियों ने, उसी सिंदूर के नाम पर ऑपरेशन सिंदूर 1 हफ्ते नहीं 2 हफ्ते बाद यानी 22 अप्रैल के बाद 7 मई को ऐसा हमला बोला गया कि पूरा मुल्क दहशत में आ गया है। पाकिस्तान न तो सोते बन रहा है उसे, न जागते बन रहा है। आटा के लिए कटोरा लेकर भीख मांगने वाला देश अभी गीदड़ भपकी दे रहा है कि हम भी इसका जवाबी कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये कुछ भी होने वाला नहीं है। यदि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू भी हो गया तो हफ्ते भर में पाकिस्तान दम तोड़ देगा। एक तो उनकी अर्थव्यवस्था खराब है, दूसरी उनकी जो सामरिक शक्ति है वो हफ्ते भर से ज़्यादा चलने वाला नहीं है, और तीसरी बात यह है कि कोई भी मुल्क उनको साथ देने वाला नहीं है। आज भारत की जो स्थिति है उनको देखते हुए, चाइना उनका एक बढ़िया दोस्त है, लेकिन जिस तरीके से चाइना का ट्रेडिंग चलता है भारत के साथ, मतलब व्यापार का, लेन देन का, उसे इतना बड़ा बाजार खोना बहुत अखरेगा, इसलिए चाइना भी साइलेंट मोड में है। भारत सरकार की ओर से ये घोषणा हुई थी कि 7 मई को मॉक ड्रिल किया जाएगा और उसके देश के कम से कम 244 जिलों में लागू किया जाएगा या 244 शहरों में मॉक ड्रिल किया जाएगा। मॉक ड्रिल का मतलब है एक सैन्य अभ्यास। यदि युद्ध हुआ तो अपना बचाव करना है, लोगों को बचाव करना है, लोगों का बचाव करना है, और लोगों को सिखाना है कि किस तरीके से आप हवाई हमले हों, मिसाइल हमले हों, और यहाँ तक कि परमाणु बम का हमला हो, परमाणु बम विस्फोट कर दिया जाए तो आप किस तरीके से अपने घर में बचेंगे, कहाँ क्या करना है, बंकर में कैसे घुसेंगे। और यदि रात में हमला हो रहा है तो अपने शहर को बचाने के लिए आप ब्लैक आउट करिए, मतलब पूरी बत्ती गुल कर दीजिए ताकि नजर ना आए दुश्मन को कि यहाँ कोई शहर है। आप टार्च भी नहीं जला सकते, मोबाइल के टार्च, जी हाँ, साधारण टार्च भी, और मोटर गाड़ी की बत्तियां भी नहीं, बिल्कुल एकदम काली अंधेरी अमावस की रात कर देना है। इस तरीके कई चीजें मॉक ड्रिल के लिए तैयार हो रहा था भारत की। शाम को ये होने वाला है और अभी तो सुबह भी नहीं हुई थी 7 तारीख की, 7 मई की, और रात को जब 6 मई की रात की बात है, अभी 12 बजा, और 12 बजने के बाद जब 1 बजा यानी 7 तारीख लग गई, तो ठीक 1:30 बजे के आसपास पूरे 25 मिनट तक उनके 9 आतंकी ठिकानों पर ऐसा धावा बोला, ऐसा हमला किया गया, तमाम प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल के जरिए वहां पर बम गिराया गया या मिसाइल दागा गया कि उनके 9 ठिकाने नेस्तनाबूद हो गए। आज वहां पर पूरा पाकिस्तान में कब्रिस्तान बन गया है। और जो जैसे मोहम्मद के मास्टरमाइंड हैं और मोस्ट वांटेड आतंकवादी मौलाना जो अपने को कहते हैं मसूद अजहर, उनके कम से कम 10 परिजन मारे गए हैं और उनके ही ठिकाने में अन्य 4 मित्र उनके मारे गए हैं। मतलब 14 उनके करीबी लोग मारे गए हैं। उनका बुरा हाल है, रो रो के बेहाल हैं, और वो खुद कह रहा है, या अल्लाह, अच्छा होता मैं भी मर गया होता। तो उनका ये सपना भी जल्दी भारतीय सेना पूरी कर देने वाली है, बस इंतजार है कुछ दिनों का। ये सब कुछ होने वाला है। वहाँ सटीक निशाने पर वार कर भारत ने ये बताया कि हम युद्ध लड़ना नहीं चाहते हैं, आप हमें उकसाते हो, आतंकवादी का तुम फैक्ट्री चलाते हो और फैक्ट्री प्रोडक्टों को हमारे घर में, शहर में, देश में भेज करके हमें परेशान करते हो, हमारे लोगों को मारते हो, हमारे जो खास केंद्र हैं उन पर निशाना साधते हो, इसलिए हम ये कर रहे हैं। सीधी सीधी बात हुई और सीधा संदेश दिया गया है, लेकिन खबरदार किया सेना और देश को। कंगाल है वहाँ, इतना बर्बादी का आलम है कि पूछिए मत, और इतना भ्रष्ट देश है जिसकी कोई सीमा नहीं है। इतनी भ्रष्टता वहाँ पर फैली हुई है। एक भ्रष्टता की मैं कहानी सुनाऊं तो मुझे भी सुनाने में रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। इतना विभत्स और इतना शर्मसार करने वाला है कि कहते हुए भी शर्म आती है बात को। आप जानते हैं वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान एक बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं अपने ज़माने में। 1992 का वर्ल्ड कप
उन्होंने पाकिस्तान को इकलौता वर्ल्ड कप जिताया है। यदि आप क्रिकेट समझते हैं तो थोड़ी सी बात अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे अभी आईपीएल चल रहा है जहां विराट कोहली, रोहित शर्मा खेल रहे हैं, ऐसे ही जो क्रिकेट का खेल है उनके अंदर वो बहुत बड़ा ऑलराउंडर रहा है। जब वो क्रिकेट से संन्यास ले लिया तो फिर एक तहरीके इंसाफ पार्टी बनाया और उसके लिए चुनाव लड़कर आखिरकार देश का प्रधानमंत्री हो गया। उन्हीं के टाइम पर हमने उन्हें कारगिल युद्ध में हराया था बुरी तरीके से और कटोरा लेके भीख मांगने पर मजबूर कर दिया था। वही इमरान खान आज, क्योंकि वहां आर्मी की चलती है, वहां पर कोई भी गवर्नमेंट चुनी हुई सरकार 5 साल नहीं चलती है, आर्मी दखलंदाजी करके जबरदस्ती कब्जा कर लेता है और मनमाना व्यवहार करता है। वहां पर जो सिविलियन हैं, लोग हैं वहां के, वो भेड़ बकरियों के तरीके से जीते हैं। जैसे आपने देखा पोल्ट्री फार्म में लोगों की हालत क्या होती है, बस ऐसी ही हालत रहती है। कोई ना शौक, ना खुशी, ना आनंद, बस आर्मी के बंदूक की नोक पर जीने वाले लोग हैं। तो आर्मी वहां दखलंदाजी करके ये हाल करती है। अभी भी उसी आर्मी ने इमरान खान को जेल में डाल रखा है और जेल में डाल रखा है, खाने का भी ठीक से नहीं मिलता उनको और तमाम तकलीफें हैं। इसी बीच पिछले हफ्ते खबर आई थी कि एक मेजर ने, आर्मी का एक मेजर साहब ने उनके साथ यौन शोषण किया जेल में। बताइए, 72 साल के हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, एक बड़ी सेलिब्रिटी रहे हैं क्रिकेट में, जबरदस्त ऑलराउंडर रहे, बड़ा नाम रहा है, पूर्व प्रधानमंत्री, बड़े खिलाड़ी, बड़े नाम के, उसके साथ यौन शोषण। सोचिए जरा, एक मेजर ने प्रधानमंत्री के साथ, मतलब कैसे हैं लोग ये। अब इसका एक्सप्लेन क्या करना है बताइए। एनल सेक्स करते हुए उनके साथ बदतमीजी की है और ये पूरी दुनिया में फैल गई बात। इतने भ्रष्ट लोग वहां पर मौजूद हैं। उनके लिए औरतों का मतलब होता है कुर्सी, टेबल, मेज, यानी जड़ पदार्थ जिसमें कोई चेतना नहीं है। वो औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन के अलावा कुछ भी नहीं समझते हैं। इतनी तो वहां पर हालत है। हलाला वगैरह जो आप सुनते हैं, समझते हैं, वो सब इसी की पैदाइश है। तो सोचिए जरा, ये देश हमें आंख दिखा रहा है कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। अरे तुम्हारे आतंकवादी अभी लाहौर में जो हमला कर रहे हैं, बम विस्फोट कर रहे हैं, लाहौर एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। इसके पहले सियालकोट का एयरपोर्ट बंद कर दिया गया था। तमाम वही लड़ रहे हैं आपस में। वहां जो पनाह दिए हैं, जिनको वो पाल पोस कर बड़ा किए हैं आतंकवादी, आज उनके लिए नासुर बनता जा रहा है। हो सकता है भारत को हमला ना करना पड़े और उनके आतंकवादी ही उनके देश को खत्म कर दें। क्योंकि वहां पर एक बलूचिस्तान है जहां बलोच लोग रहते हैं, वो कभी पसंद नहीं करते पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की सरकार को। ऐसे ही सिंध प्रांत में भी लोग अत्यंत उग्र रहते हैं उनके रवैये को लेकर के। तो अभी समझ लीजिए कि पाकिस्तान पेट में है, गर्भ में है। पता नहीं आने वाले हफ्ते, महीने में कब बलूचिस्तान नाम का एक बच्चा पैदा हो जाए, इसका हमें इंतजार है और ये होकर रहेगा। और यही नहीं, जो पीओके है, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, वहां के लोग भी अब समझ गए हैं कि भारत में हम मिलेंगे तो भारत हमें बहुत अच्छी तरीके से संभालेगा। अभी भी वहां पर भारत ने सड़क, बिजली और रसद सामग्री पहुंचाने का वहां पर सहायता दे चुका है। तो आने वाले दिन में ये सब कुछ होने वाला है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि एक बढ़िया मौका आया है और बिल्कुल अपना हिस्सा तो ले ही लेना है। पाकिस्तान को अच्छे से सबक सिखाकर कि तुम दोबारा आतंकवादी की फैक्ट्री मत बनो, आराम से जियो, शांति से जियो, शांति प्रिय राष्ट्र की तरीके से। जो भी करना है, नमाज है, मस्जिद है, वो सब करो, मगर शांति प्रिय तरीके से। वरना यदि इसी तरीके से रवैया रहा तो पाकिस्तान का वो हरा नक्शा, वो चांद सदा के लिए खत्म हो जाएगा। और क्या गजब की कार्रवाई हुई है। पहलगाम का हमला 22 अप्रैल का दिन रहा है जब भारत के विभिन्न इलाकों से सैलानी वहां पर फुर्सत के पलों में घूमने गए थे। किसी का बच्चा मेरिट में आया, टॉप रैंक पे आया, तो उनको लेके गया, चलो बेटा कश्मीर घूम के आते हैं। अभी अभी शादी हुई है, नए कपल हैं, चलिए कश्मीर की वादियों में घूम कर आते हैं। और ऐसे लोगों को, ऐसे लोग जो वहां पर निहत्थे घूम रहे हैं आराम से वादियों में, अचानक पाकिस्तानी आतंकवादी घुस जाते हैं और मर्दों को कहते हैं कि तुम किस मजहब के हो, किस धर्म के हो, और पता चलता है कि तुम हिंदू हो, तो वहीं पर उनको शूट कर दिया जाता है। बताइए,
धर्म पूछा गया कि तुम किस धर्म के हो, और उनकी पैंट उतारी गई। बताइए कितना बड़ा विभत्स और घिनौना कृत्य वो कर रहे हैं। पैंट उतार के चेक कर रहे हैं कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि मुसलमान खतना कराते हैं, सुन्नती कहते हैं उसे। खतना का मतलब होता है जब बच्चे अभी 4-6 बरस के होते हैं तभी उनके पेशाब इंद्री के सामने वाली चमड़ी को काट दी जाती है और कहते हैं कि अब तुम पक्के मुसलमान हो गए। तो इस तरीके से चेक करके हमारे भारतीयों को, जो किसी के आर्मी के जनरल गए हैं, कोई और बड़े बड़े पोस्ट से लोग गए थे, कई व्यापारी गए थे, कोई साधारण गया था, उनको मार डाला उनकी बीवियों के सामने। उनकी बीवियां चिल्लाती रहीं, चीखती रहीं कि हमें भी मार डालो, और उनके सामने ही उनका सिंदूर उजाड़ दिया गया। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर किया गया था कि तुमने हमारे माँ बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा है और तुम क्या बचोगे, और हम तुम्हारा ऐसा सिंदूर उजाड़ेंगे कि सिंदूर की जगह तुम्हारे घर में, तुम्हारे नालों में खून बहेगा तुम्हारा। और खून बहाया कम से कम उस 6 और 7 तारीख को जो एयर स्ट्राइक हुआ है, मिसाइल स्ट्राइक हुआ है, कम 70 से 90 आतंकवादी मारे गए हैं। तो ये बड़ा अच्छा मैसेज गया है पूरी दुनिया में। और क्या गजब की बात रही, 7 मई 2025 को सेना और सरकार की ओर से जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, उसमें 2 बहनों ने जो जवाब दिया, पूरी दुनिया को खबर दिया कि किस तरीके से हमने अटैक किया, फुटेज दिखाए, पूरा डिटेल बताया, किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। जो सिंदूर मिटाया गया था उन सुहागनों का, ऐसे ही 2 बेटियों ने पूरी दुनिया को ये खबर दिया। गजब की बात है। जिन माँ और बहनों का सुहाग मिटाया गया था, सिंदूर पोंछ दिया गया था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसी 7 तारीख को सुबह 10:30 बजे जब सरकार और सेना का संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो वहाँ पर 2 जाबाज बेटियों ने पूरी दुनिया को इसकी खबर दी और कहा कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। वीडियो फुटेज दिखाए, फोटो दिखाए और तमाम चीज़ें वो डिटेल में बताएं कि किस तरीके से हमने एकदम पिन टारगेटेड हमला करके सिविलियन और आर्मी से बचते हुए आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। ये बताया आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह। नाम ही व्योमिका है, व्योम मतलब आकाश। क्या गजब का तालमेल है। और वो फाइटर प्लेन उड़ाने वाली हैं। इन दोनों ने अंजाम भी दिया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल दिया। पूरी दुनिया देखती रह गई उनके चेहरों और उनके शौर्य गाथा को। अद्भुत पल रहा है वो, कि किस तरीके से तुम एक सुई भी हमारी तरफ उठाओगे, दिखाओगे, तो हम मिसाइल से तुम्हारी बर्बादी का इबारत लिख देंगे और पाकिस्तान की जगह कब्रिस्तान ले देकर बच पाएगा। पूरा कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया जाएगा। हम बार बार कह रहे हैं कि ये बढ़िया मौका है भारत के लिए। इससे बढ़िया मौका आने वाला है नहीं कि वो POK यानी जो जबरदस्ती कब्जा किया हुआ इलाका है पाकिस्तान द्वारा, कश्मीर का, जो भारत का हिस्सा है, बिल्कुल भारत का हिस्सा है। आप कहेंगे कैसे? आप जानते हैं जब 47 में हम आज़ाद हुए थे और भारत के 2 टुकड़े हुए थे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, तो एक और हिस्सा रहा है कश्मीर का। अंग्रेजों ने कहा कि आप चाहे तो पाकिस्तान के साथ, चाहे तो भारत के साथ मिल सकते हो या फिर आज़ाद भी रह सकते हो। कश्मीर के राजा हरि सिंह को लगा कि मैं अकेले रह सकता हूं, हमारा कश्मीर अलग मुल्क का होगा। वो रहने लगे, लेकिन आज़ादी के कुछ ही दिन बाद पाकिस्तान ने हमला कर दिया और श्रीनगर तक पहुंचने लगे। और इसी बीच जब श्रीनगर में हमला होने वाला था पाकिस्तानियों द्वारा, फिर कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत की तरफ रुख किया। उन्होंने कहा कि आप हमारी मदद करो, और भारतीय सेना फिर एकदम अटैकिंग मूड में आकर के लेह लद्दाख और कई इलाकों को जीतते हुए पहुंच ही रहा था पूरे कश्मीर पर कब्जा करने के लिए। लेकिन इसी बीच उस वक्त के प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू से एक चूक हो गई और उन्होंने ये सारी बातें कहा कि हम UN में जा कर के इसका मामला निपटाएंगे, और आज तक वो मामला निपटा नहीं है। UN में यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में फंसा हुआ है। एक मौका बढ़िया था, वो जाता रहा। तो ऐसी गलती दोबारा नहीं करना है, लेकिन हासिल कर लेना है, क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने
पूरे दस्तावेज लिख करके दिया है कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, भारत के साथ हम रहना चाहते हैं और भारत को हम ये कश्मीर सौंप रहे हैं। फिर पाकिस्तान की क्या औकात है कि वो हमारे कश्मीर को लूट करके कहे कि हमारा है। ये तो लूट खसोट की इनकी जिंदगी है, मारो काटो लूटो खसोटो, यहाँ यही है। आतंकवादी पनपते ही ऐसे हैं जहां भूखमरी हो, जहां सरकार भ्रष्ट हो, जहां अशिक्षा हो और जहां पर कोई जो मानवीय संस्कार होने चाहिए वो कुछ भी नहीं होते हैं। पशुता से भी लोग नीचे गिर जाते हैं। अभी मैंने जिक्र किया था जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ वहां के लोग क्या सलूक कर रहे हैं, अंदाजा लगा लीजिए। इनके पास कोई नैतिकता नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है। ये राक्षस और इस तरीके के जो भी डेविल्स जैसे शब्द हैं ये भी छोटे पड़ जाए, इतने क्रूर और कायर लोग होते हैं ये लोग। दूसरों की जिंदगी में जीने वाले मतलब परजीवी लोग हैं। आप सोच सकते हैं भारत को तो पीओके लेना ही लेना है। इसी तरीके से समर्थ रहा भारत का तो सही तरीके से मौका आने पर चीन पर भी हमला करके अक्साई चीन का वो बड़ा हिस्सा जो कश्मीर का ही हिस्सा है वो हमारा हिस्सा है, उसे भी हमें ले लेना चाहिए। क्योंकि 1962 के युद्ध में हमें हराकर ये चीन उसको भी कब्जा करके बैठा हुआ है जो तिब्बत के इलाके में आता है। और कैलाश पर्वत, आप सनातनी हैं, कट्टर सनातनी अपने को कहते हैं, लेकिन आज भी तिब्बत के रास्ते कैलाश पाकिस्तान को चला गया है, उस पर पाकिस्तान का ही कब्जा है। तिब्बत तो बस नाम भर का है, कोई स्वायत्त राष्ट्र भले का है, लेकिन चीन हमेशा उस पर आंख दिखा करके अपने कब्जे में मुट्ठी में बंद करके रखा हुआ है। तो ये भी हमें मिलना चाहिए, जिसे हम भगवान भोले भंडारी या शिव का कैलाश पर्वत कहते हैं। तो हम इतने बढ़िया मौके पर हैं इस वक्त, पूरी दुनिया हमारी ताकत देख रही है, सारे देश सपोर्ट में हैं। जहां भी हम चाहें जो हमारे अपने अधिकार हैं उन्हें वापस हासिल कर सकते हैं। भारत एक स्त्रैण चित्त का राष्ट्र है, मतलब स्त्री सुलभ गुण भारत के आत्मा में बसती है। कोमलता है, भावना है, भाव है, प्रेम है, एक पुकार है, एक प्रार्थना है, मतलब स्त्रियोचित गुण भारत में पाया जाता है। इसीलिए भारत पाकिस्तान में जो उनके 9 ठिकाने हैं आतंकी अड्डों पर ही हमला किया है। वरना थोड़ा सा उग्र होते हम, कोरिया जैसे होते या इजराइल जैसे होते तो फिर पाकिस्तान गायब हो चुका होता नक्शे से। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हमारा देश बुद्ध महावीर कबीर का देश है, सत्य अहिंसा और प्रेम को जीने वाला देश है। इसीलिए हम हमेशा पहले ट्रिगर ऑन नहीं करते हैं, हम बिल्कुल पीछे रहते हैं। युद्ध करने में हम जाते ही नहीं हैं, मजबूरी में युद्ध करना पड़ता है। मतलब जब बिल्कुल ही दुश्मन सामने खड़ा हो हथियार लेकर के और हमला ही करने वाला हो, तब हम इस तरीके के अटैकिंग मूड में आते हैं, लेकिन तैयारी पूरी रहती है हमारी। लेकिन फिर भी हम पहले हमला नहीं करते हैं। हमें बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। भारत हमेशा से शांति प्रिय देश रहा है, लेकिन अब ये नौबत ऐसी आन पड़ी है, यदि पाकिस्तान अभी भी नहीं सुधरा, वहाँ की आर्मी नहीं सुधरी, वहाँ की सरकार नहीं सुधरी, तो फिर बहुत कुछ झेलना पड़ेगा पाकिस्तान को। कम से कम वहाँ आर्मी खत्म हो जानी चाहिए और सरकार के जो पापी लोग हैं, जो बिल्कुल ही राक्षस योनि से जैसे आए हुए हैं, भ्रष्ट लोग हैं, उन्हें भी खत्म कर दिया जाए। और वहाँ की जनता चाहती, जैसे कि मैंने बताया, बलूचिस्तान है, सिंध प्रांत है, ये सब भारत में मिल जाना चाहते हैं। तो अच्छा हो, एक बृहद भारत बने जो पहले से रहा है, और हम फिर पाकिस्तानियों की इतनी अच्छी मदद करेंगे, देखरेख परवरिश करेंगे, सारे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त कर देंगे और फिर से अपने भारत में मिलाकर उन्हें अपने बना लेंगे। वो जाता रहेगा चांद और हरा झंडा और स्टार, कुछ भी नहीं रहेगा, सब तिरंगे के नीचे आ जाएंगे और फिर तब मालूम पड़ेगा कि वाकई में हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। वो जो आज़ादी के पहले जिन्ना वगैरह ने जो गलत रणनीति अपनाया और मुसलमानों को अलग कर लिया, वो बहुत ही कायराना हरकत रहा है तब भी, और आज भी उसी का सिलसिला जारी है। 22 अप्रैल 2025 को जब पहलगाम में हमला हुआ तो भारत इतना तैयार था कि जवाबी कार्रवाई तुरंत कर सकता था और बहुत कुछ नस्तनाबूद किया जा सकता था, पाकिस्तान को पीछे खदेड़ा जा सकता था, डैमेज किया जा सकता था, उनको बर्बाद कर सकते थे, कब्रिस्तान बना सकते थे। लेकिन
कभी भी रणनीति भारत की ये नहीं रही है युद्ध की, मारने की, पीटने की, खात्मा की। हमेशा समझौते पर आया है, समझ जाओ, समझने का मौका भी दिया कम से कम 15 दिन का। और इसी बीच भारत ने यहाँ पर तमाम कार्रवाई की पाकिस्तान के खिलाफ। जैसे भारत ने सिंधु जल समझौता को भी निलंबित कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, हालांकि खारिज नहीं किया है। यहाँ भारत के जितने लोग थे उन सबको वापस भेज दिया पाकिस्तान वालों को कि तुम्हारा वहाँ पर वीज़ा है, यहाँ का वीज़ा रद्द कर दिया गया और सारे पाकिस्तानियों को वापस उनके देश भेज दिया। भारत में पाकिस्तानी दूतावास को बंद कर दिया और जो वहाँ के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, शोएब अख्तर जैसे, उन सारे लोगों का जो यहाँ अपनी वीडियो दिखा दिखा करके पैसे कमा रहे थे, लाखों करोड़ों वसूल रहे थे, उन सभी उनके वेबसाइट और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म, यूट्यूब वगैरह पर बैन लगा दिया गया और बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई हैं। तो इतने पर भी जब समझ नहीं आया, या फिर जो अटैक करना था 9 अड्डों पर, जो कम से कम 22 हमले हुए हैं, 22 दफ़ा मिसाइलें या बम दागे गए हैं, उसके अलावा 9 ठिकानों के अलावा 22 कुल ठिकाने हैं, अभी कई ठिकाने बाकी हैं। पता नहीं कब किस रात को फिर से भारत हमला करे और उनको उनकी औकात दिखाए। समझने का मौका भारत बार बार देता है कि समझ जाओ, हम हिंसा नहीं चाहते, हत्या नहीं चाहते, क्योंकि जब युद्ध शुरू होता है तो कमज़ोर देश तो हारता ही हारता है, मजबूत देश जो हमलावर के रूप में उन पर एकदम सर चढ़ के बोल रहा है, उसको भी इसका बड़ा भारी खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए भारत कभी भी नहीं चाहता कि इस तरीके के हालात बने या न्यूक्लियर वार हो, मतलब परमाणु बम का युद्ध हो। परमाणु बम दोनों के पास कम से कम 270 या 280 के आसपास हैं। भारत के पास 270 है, शायद पाकिस्तान के पास 270 परमाणु बम रखे हुए हैं। इतना बड़ा जखीरा है और पूरी दुनिया में इनकी तादाद हजारों में है। जो विकसित राष्ट्र कहे जाते हैं, अमेरिका, रूस और चीन, फ्रांस, इनके पास भी परमाणु बम है। एक परमाणु बम में आज इतनी ताकत है कि एक धरती को, इस खूबसूरत धरती को 1 दर्जन बार नष्ट भ्रष्ट किया जा सकता है, बंजर किया जा सकता है। आपने कहीं पढ़ा, सुना और देखा होगा 1945 के साल में जो जापान के हिरोशिमा नागासाकी शहर में बम गिराया गया था, उसका नाम था लिटिल बॉय। समरसिबल पंप के बराबर होता रहा है। समरसिबल पंप, मोटर पंप, जहां पानी के लिए उसे जमीन में डाल दिया जाता है, उसी के आकार का रहा और कितना भयानक रहा है। पूरी दुनिया ने उस भयावह परिदृश्य को देखा है, खतरनाक, डरावना, जहरीला। आज भी उसकी विकिरणों से, उसके जहर से वहां पर लूले लंगड़े अपाहिज सरीखे बच्चे पैदा होते हैं। वो तो भला हो जापान का, जो अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से फिर से खड़ा हो गया, दुखद स्वप्न से बाहर निकला है, लेकिन फिर भी वो नज़ारा आप देखिए, उस लाखों लोग मारे गए थे कुछ मिनट और घंटे के अंदर अंदर। अब तो वो लिटिल बॉय बम को हम मिर्ची फटाका कहेंगे। मिर्ची फटाका समझ रहे हैं, जो बच्चे चलाते हैं आपके, पकड़ पकड़ के उंगलियों से चलाते रहते हैं, मिर्ची फटाका के औकात की है वो लिटिल बॉय बम। अब सोचिए कितने बड़े ताकतवर बम बना लिए गए हैं। रूस और यूक्रेन को आपने देखा है, रूस और यूक्रेन सोवियत संघ के ही दोनों देश रहे हैं, लेकिन जब उसके 12-15 टुकड़े हो गए तो फिर अलग अलग देश बन गए। फिर रूस यूक्रेन की सीमा के अंदर घुस करके मारना चाहा, मारा भी, मारता ही रहा है, मार भी रहा है। 2 बरस गुजर गए हैं। वो चाहता है कि इनकी जमीन मिल जाए, इनके खनिज मिल जाए, इनके जो भी और प्रॉपर्टी हैं जल थल नभ में जहां भी है, सब हमें मिल जाए। तो इसके लिए लड़ाइयां चलती रहती हैं। जो ताकतवर हैं ऐसा करते हैं, लेकिन भारत में कभी ऐसा नहीं रहा है कि पड़ोसी पर हमला किया जाए। लेकिन जब वो आंख दिखाते हैं, हमारे लोगों को अपने यहाँ हमारे देश में आकर घुस करके बड़ी बेदर्दी से और बेरहमी से मारते हैं, तो फिर कोई भी, चाहे वो बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, वो भी होते तो उठ खड़े होते हथियार लेकर के। एक वाकया याद आता है, जब करगिल का युद्ध चल रहा था 1999 के साल में, तब मेरे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब जी ने कहा था कि इसी तरीके से युद्ध चलता रहा और यदि पाक बाज नहीं आता है, तो फिर यदि देश इन्वॉल्व होता है किसी भी तरीके से युद्ध में, कहीं भी, और जरूरत पड़ी तो मैं भी
बंदूक लेके सामने जाऊंगा और दुश्मन को मारूंगा, जो भी स्थितियां रहेंगी उसका मुकाबला करूंगा। मतलब कोई ऐसा थोड़ी है कि आप साधु वेश में आ गए हो, संत हो, मुक्ति की स्थिति में हो। अरे शरीर पर हमला किया जा रहा है तो शरीर की सुरक्षा के लिए, बचाने के लिए तो आप कुछ ना कुछ करेंगे। तो भारत कितनी दफा समझा रहा है, बता रहा है कि बच जाओ, समझ जाओ, अभी भी मौका है। मौका देने के बावजूद पाकिस्तान, जो पाकिस्तान है रियल में, एक्चुअल में, वो समझ नहीं रहा है। लगता है उसका घड़ा फूटने ही वाला है और हो सकता है इसी महीने के आखिर तक पाकिस्तान का नाम नक्शा से मिट जाए। ये बहुत संभावना है इसकी। जिस तरीके से वो हरकत कर रहा है, भारत के खिलाफ जहर उगलता है, झूठी वीडियो दिखा दिखा करके भारत को ये जता और बता रहा है कि हमने तुम्हारे इतने मिसाइल गिराए हैं, इतने अस्त्र शस्त्र खत्म किया है और तुम्हारे हेडक्वार्टर को उड़ा दिया है। पुरानी वीडियो को एडिट करके दिखाता रहता है। मतलब इतनी ओछी हरकत, सोचिए जरा। पूरा झूठ का पुलिंदा, पाप का पुलिंदा पाकिस्तान है। इसको खत्म कर देना ही शायद आखिरी औकात है, मौका है। देखते हैं क्या होता है। आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहते हैं। चैनल का नाम है खुशहाल जिंदगी टीवी। बिल्कुल नए हैं इस चैनल पर तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ चार्ज है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, आप हमारे परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, मैंने घंटी बजा दीजिए, और जैसे ही घंटी बजाते हैं, फिर जब भी हम लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल जाएगी। जी हाँ, घंटी बजाइए बेल आइकन को प्रेस करके, और ऑल या सभी को भी सेलेक्ट कर लीजिए, तो लगातार हमसे जुड़े रहेंगे और यूं ही सिलसिला चलता रहेगा। नए अपडेट लेकर फिर से वापस आएंगे या और अध्यात्म की गहरी बातों में आपको लेकर ध्यान, ज्ञान और विज्ञान तक पहुंचाएंगे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, साधुवाद। मगर चलते चलते ये बात बता दूं, वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी और देश हित में लगी, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत लग रही है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि सामने वाले की भी आंख खुल जाए। और हाँ, एक बात और, आप बिल्कुल अवेयर रहिए, तैयार रहिए, कभी भी कुछ हो सकता है। तो मॉक ड्रिल आपने देखा, सुना, समझा होगा, बचने के उपाय रखिए। कम से कम एक टार्च जरूर रखिए जो बैटरी वाली हो, क्योंकि बिजली कट हो जाएगी तो मोबाइल और बिजली से चलने वाले सारे संसाधन ठप हो जाएंगे। खाने पीने का रसद सामग्री इकट्ठा कर लीजिए, टॉर्च रख लीजिए और ट्रांजिस्टर या रेडियो रख लीजिए, जिससे आप देश के साथ जुड़े रहें। खासतौर से दूरदर्शन के न्यूज और आकाशवाणी से प्रामाणिक जानकारी आपको मिलती रहे। इतना आप कर लेते हैं तो फिर बाकी काम सरकार और सेना कर रही है। आप निश्चिंत रहिए, मजे से रहिए, शांत रहिए, मगर नजर जरूर रखिए देश पर भी, अपने पर भी और अपनी पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी टीवी पर भी। शुक्रिया, साधुवाद, साहिब बंदगी।